मुझे लगता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कहते हैं कि समय बीतता है याद धुंधली हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं हुआ। हमें लगता है कि आज भी हम वही सफदरजंग और घर के बीच में हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर वैसे ही दिखती है। उस टाइम तो बहुत लोगों का आना जाना रहा, समय नहीं था कि कुछ सोचें, लेकिन अब तो कभी कभी बिल्कुल अकेले होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। बाहर रहते हैं, लोगों से बात होती है, सामने रहते हैं नहीं, लेकिन घर में मुझे आज भी अकेले नहीं रहा जाता। इन 3 सालों में हमें पता नहीं कहाँ कहाँ कितना संघर्ष करना पड़ा, किसके किसके दर पे भटकना पड़ा। मेरी अपनी लाइफ कुछ भी नहीं बची। बस एक यही मकसद है कि किसी तरह उनको सजा हो जाए और बच्ची को इंसाफ मिल जाए। मुझे नींद नहीं लगती है। अब जैसे अब ये दिन आ रहा है तो जैसे लग रहा है कि नहीं, अभी तो आई थी, मेरे साथ थी, तो और यादें ताज़े होती जाती है। तो इससे लगता है कि पता नहीं कभी हम इससे उभर पाएंगे भी कि नहीं। अकेली रहती हैं तो फिर क्या सोचती हैं फिर? उसी में अपने आप में लड़ते रहते हैं कि हमारी कहाँ गलती थी, बच्ची की कहाँ गलती थी, क्यों हो गया ऐसे हो गया। उससे हमारा समाज है, हमारी व्यवस्था क्या सबक लिया। ऐसा नहीं है कि वही घटना हुई, चलो वहाँ से सबने सबक लिया, कुछ भी नहीं है। रोज घटनाएं होती है, रोज बच्चियों को कहीं कुएं में, कहीं जंगल में, कहीं कुछ, कहीं जला के, हर रोज ऐसी घटनाएं आती है। तो तकलीफ ये होती है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसे प्रशासन में रह रहे हैं कि जनता को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। अगर एक मुजरिम को बचाना होता है तो पूरी कायनात लग जाती है कि उनको फांसी नहीं होना चाहिए, उनको सजा नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्ची रोड पे पड़ी रहती है, चिल्लाती है बचाने के लिए, तो कोई सुनता ही नहीं है, देख के मुंह मोड़ लेता है। तकलीफ होती है कि हम कहाँ जी रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज 100 साल पुराना कानून में हमारी सरकार, हमारा न्यायपालिका सब जी रहा है कि नहीं, कानून के अंदर में हमें सजा देना है, कानून में यही है। अब मुजरिम क्राइम करते वक्त न उम्र देखता है, न समय देखता है, न कि हम क्या कर रहे हैं। क्राइम के लिए कोई उम्र नहीं और सजा के लिए उम्र देखते हैं। तो मुझे अब निराशा हो रही है अपने कानून व्यवस्था से। आपने कहा कहाँ गलती हो गई, गलती से आपका क्या मतलब है? गलती के बारे में क्यों सोचती हैं आप? गलती के बारे में यही सोचते हैं कि आज हमारे समाज में चल रहा है कि बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को शिक्षा दीजिए, बेटियों को बचाइए। हमने तो आज वो 25 साल पहले कर दिया। हमने कभी समझा ही नहीं कि नहीं हमारी एक बेटी है। हमने तो बेटे जैसे ही उसको भी माना, बल्कि उससे भी ज्यादा माना। हमारे मन में ये रहता था, कभी इसके मन में ना आए कि नहीं माँ बाप हमारे को भाई से कम प्यार करते हैं। भाई भी उसको अपनी जान छिड़कते थे, पहले उसको कोई चीज पकड़ाएंगे फिर उनको खुद लेंगे। तो हमने कहाँ किया कि कुदरत ने भी हमारा साथ नहीं दिया। कोई ऐसा टाइम भी नहीं था कि चलो बच्ची 12 बजे घूम रही है, 2 बजे घूम रही है, 8:30 9 कोई आदमी ऑफिस से आता है, कहीं से भी आता है, कोई टाइम नहीं होता है। तो यही तकलीफ होती है, अपने आप से जूझते हैं कि हमने क्या गलती कर दिया कि हमारे साथ ऐसे हो गया।
कभी सोचती हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो शायद ये ना होता? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने आखिर जब पढ़ाना लिखाना है उस टाइम वो ऐसे भी उस आई थी पेपर देके, उसकी भाग दौड़ थी कि इंटर्नशिप लेना था उसको, तो वैसे भी वो इंटरव्यू उसके हो रहे थे हॉस्पिटल में, तो हम कहाँ तक उसके साथ जाते। तो मुझे तो ऐसा नहीं, यही मैं ढूंढती हूँ कि मैंने कहाँ हमसे चूक हो गई कि मैं उसको, अब ये तो है नहीं कि बता के भी गई कि मैं इतने देर में आ रही हूँ, ये भी तो यही सोचती हूँ कि मैंने आखिर कहाँ उसकी गलती थी, क्यों उसके साथ ऐसे हो गया। देखिए, जो तकलीफ उसको मिली, तो इस 3 साल के दायरे में ही हम घूमते हैं, उस घटना से लेके अब तक घूमते हैं, पीछे ध्यान नहीं जाता कि नहीं वो क्या करती थी, कैसे से, ये तो कभी कभी जाता है, लेकिन जो उसको तकलीफ मिली, सामने से एक एक सांस उसकी खत्म हो गई, वही चीजें सब दिखती है, वही याद आती है। तकलीफ ये होता है, वो तो मर गई, लेकिन हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। एक यही मन में रहता है कि चलो कम से कम उनको सजा मिल जाती, चाहे अभी भी जो चीजें खराब हो रही हैं, कम से कम इस पे हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सरकार एक बार विचार करती, तो ये होता कि चलो हमारी बच्ची तो हमें नहीं मिली, लेकिन और बच्चियों के लिए कुछ हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, संतोष करने वाली कोई चीज ही नहीं दिखती कि जिसको देख के आदमी संतोष करे। जो रिपोर्टें हैं कि जो जुवेनाइल था उसको किसी एनजीओ को सौंपा जाना है। देखिए, हमें इस पे विश्वास नहीं होता कि वो एनजीओ को सौंपा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो वो आज़ाद है, जेल से छूट गया वो आज़ाद है, तो चाहे उसको एनजीओ भेजे, चाहे घर में रखें, चाहे अपने पास रखे, उससे वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि हमारे बच्ची का एक दोषी छूट गया। अभी जो घटना है वो कुएं में डाले हैं, उसमें 2 जुगनाइल है। पीछे जो 2.5 साल की बच्ची के साथ हुआ था उसमें 2 जुगनाइल है। उन बच्चियों को तो लाइफ खराब हो गई, पता नहीं ये भी बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन ये तो जुगनाइल करके छूट जाएंगे। तो उस टाइम अगर इस कानून को बदल दिया गया होता तो ये कम से कम इनको तो सजा मिलती, चाहे ये करते ही नहीं, कम से कम मन में डर तो रहता कि नहीं हम भी करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, कानून का कोई डर खौफ नहीं है। इनके लिए तो राइट है कि हम 18 साल से पहले कुछ भी करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इतना बड़ा क्राइम होने के बाद उसके दोषी को अगर हमारी न्यायपालिका चाहे हमारी सरकार अगर छोड़ रही है, तो ये हम उन उम्र के बच्चों को क्राइम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो 18 साल से पहले, आपके लिए कोई सजा नहीं है। ये समाज के लिए गलत संदेश जा रहा है, और वो छूटेगा तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से उसको बचाने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, तो पब्लिक की भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। एक बार पब्लिक के बारे में भी और मेरे जैसे विक्टिम के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पे क्या गुजरती है। बाकी मैं अब क्या कहूँ। आशा जी, आप बात करती हैं, कम से कम अपनी मन की बात बाहर निकाल देती हैं। बद्रीनाथ जी भी बात करते हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा है बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो आपके 2 लड़के हैं
उन पर किस तरह का असर पड़ा है? हम देख रहे हैं एक से मैं देख रहा हूँ बात नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। उन पर उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। नहीं तो मैंने बच्चों को कभी हमने ट्यूशन नहीं लगाया, कुछ नहीं। बच्चे इतने पढ़ने में ठीक थे, अभी भी ठीक हैं, लेकिन हम तो रो लेते हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसे अपने आप को संभालते हैं। हम चारों जनों में यही है, कोई किसी को अपना दुख नहीं दिखाता है, एक दूसरे को ये दिखाता है कि नहीं आप संभालो, आप ठीक रहो, हम ठीक हैं। तो ऐसे ही उन लोगों का भी चल रहा है। बड़ा वाला बेटा तो अभी भी कभी कभी कहता है कि मम्मी मुझे तो समझ ही नहीं आता है, मैं क्या करूं। दीदी रहती थी तो कुछ भी पूछता था, दीदी उसका सॉल्यूशन निकालती थी, तो क्या करूं। मैं यही कहती हूँ कि बेटा अभी भी समझो कि दीदी तुम्हारे साथ है, अभी भी उनके बताए रास्ते पे चलो, उनको गुण को अपनाओ, और क्या कर सकते हैं उनको। और छोटा भाई? छोटा भाई भी छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, 12वीं निकाल लिया वो भी। उस पर किस तरह का असर पड़ा है? वो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ ये तो बहुत रोता भी है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। बस यही कहेगा मम्मी अपना ध्यान रखो। मैं देख रहा हूँ एक कमरे में बस पढ़ता रहता है। हाँ, वो अलग अपना रहते हैं सब। मैं उनको इधर नहीं, कोशिश ही नहीं करी कभी कि नहीं किसी से बात करो, चाहे कुछ। आपसे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है, बैठते हैं तो बात करते हैं, एक कोशिश हम करते हैं कि वो अपने तरफ ध्यान दें, उनकी पूरी लाइफ है। ये चीज़ तो कभी किसी के मन से नहीं निकलेगी, लेकिन आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। उस घर से आप इस घर में आई हैं, यहाँ जिंदगी कैसे बदली है आपकी इस घर में? देखिए, मैं तो इसी सोच के बच्चों को लेके निकली कि जगह बदल जाएगी, थोड़ा सा इनका चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल अकेला हो जाता है। अगर समय से सब लोग निकल जाते हैं तो मैं तो बिल्कुल अकेले हो जाती हूँ। और वहाँ छोटे छोटे घर हैं, कॉलोनी है, तो वहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी। यहाँ तो कभी कभी तो लोग ही नहीं दिखते हैं। लेकिन मुझे अपने आप में इतना तन्हाई रहती है, तनाव रहता है कि मुझे बाहर का कुछ समझ ही नहीं आता है कि कोई आया नहीं आया, बाहर क्या हो रहा है। तो इसी को अपना जिंदगी बना लिए। मुझे ये भी नहीं मन करता है कि मैं किसी के पास जाऊं, बैठूं, कहीं जाके रहूं, नहीं। मैं इसी के साथ अपने को ढाल लिया। किस चीज़ का तनाव? तनाव किस चीज़ का? तनाव, इतना बड़ा बच्चा खो दिया, इसके अलावा और क्या तनाव है। देखिए, जितना मरने का दुख नहीं है, उतना दुख उसको जो तकलीफ मिली उसका है। मरना जीना तो भगवान ने बनाया है, लेकिन किसी को मौत भी मिले और ऐसे मिले तो उसके लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पत्रकार आपके पास आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे आपसे सिंपैथी करने, आपसे बात करने। उन पलों को याद करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है? मतलब देखिए, मुश्किल तो होता है, एक कई आदत भी पड़ गई है,
लेकिन मुश्किल से मैं इसलिए लड़ती हूँ कि कम से कम हमें तो हमारी चीज़ चली गई, हमें वापस नहीं मिलेगी, हमारी बच्ची वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे आवाज़ उठाने से अगर 10 में से 1 को भी समझ आता है, चाहे किसी को सरकार से न्याय व्यवस्था तक, किसी के अगर कुछ होता है तो किसी के काम आए, तो मुझे शायद तब तसल्ली मिलेगी कि हमारी जो लड़ाई थी, हमारा संघर्ष था, वो कहीं ना कहीं काम किया। कभी सोचती हैं कि अगर वो घटना नहीं हुई होती, आज निर्भया आपके साथ में होती, तो क्या कर रही होती? देखिए, ये तो हमेशा मन में रहता है, क्योंकि निर्भया का जो वो पैरामेडिकल था पूरा हो गया था। वो इंटर्नशिप के लिए आई हुई थी, बल्कि बेंगलोर भेज रहे थे, तो उसका ये था कि मम्मी दिल्ली में करूँगी तो आप लोगों के साथ रहूँगी। तो इतना तो मन में ज़रूर रहता कि आज एक घर में डॉक्टर होता। आज हम आंसुओं के साथ जी रहे हैं, तो हमारे घर में भी खुशियाँ होती, लेकिन किस्मत में नहीं था। जो लड़का साथ में था उनके, उस रात, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं उनके बारे में क्या बात करूं? शायद उनकी अपनी जिंदगी है, वो पता नहीं। अब तो इधर तो 1 साल से हमारी कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि उनकी भी अपनी लाइफ है। मन में कहीं ना कहीं तो जो अपने आंखों सब कुछ देखा है उसने, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं अफसोस होगा, तकलीफ होगी। तो मैं जैसे हमारे बच्चे हैं, सोचती हूँ ये अपने लाइफ में चले, इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करती। वो उसकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जिए। मैं उसके बारे में क्या, मैं कभी उनके बारे में नहीं सोचती। मुझे बस इतना रहता है कि उन्होंने क्राइम किया, मेरे बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया, उनको सजा मिले। बाकी मैं आगे पीछे उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचती। पिछले 3 सालों के कुछ सबसे मुश्किल पल आपके लिए क्या रहे हैं? कोई घटना जो बहुत पिछले कोई दिन ऐसा वाक़या गुजरा हो, या जो आप बहुत मुश्किल रहा हो पिछले 3 सालों में? 3 साल ही वैसे ही बहुत मुश्किल रहे। मुझे दो ही चीज़ें याद रहती है। एक तो घर से जब गई तो गेट पे गई, हाथ हिलाई, मम्मी बाय मम्मी, मैं अभी 2-3 घंटे में आ। ये शब्द आज भी कान में जैसे गूंजते हैं, और उसका निकलना आंखों में दिखता है। और दूसरा ये दिखता है कि जब हम सिंगापुर जाने से पहले उसी रात को उसने कहा कि हाथ पे ये देखा कि इतने दिन हो गए हमें यहाँ। भाई से बोली कि सोनू मुझे घर ले चल। और मुझे एक चीज तकलीफ ये देती है कि मैं उसके साथ जब हॉस्पिटल गई तब से मैं वापस घर नहीं, पूरे टाइम साथ थी। लेकिन जब वो तबीयत खराब, बेहोश हुई, तो वो बुलाई मुझे कि मम्मी को बुलाओ, तो मैं भाग के गई, लेकिन मुझे जाते जाते बेहोश हो गई, फिर होश नहीं आया। तो मुझे ये तकलीफ रही कि मैं, क्योंकि वो सोती नहीं थी, वो आँख बंद करती थी तो डरती थी, कहती थी कि मुझे मम्मी लग रहा है कि मुझे कभी पैरों के पास, कभी बगल में कोई खड़ा है। तो मैं बैठती थी, हाथ पकड़ती थी, तब वो सोती थी। लेकिन यही दुख रहता है कि जब वो उसकी आवाज़ बंद हुई, आँख बंद हुई, तब मैं नहीं मिल पाई। बाकी और सारी चीज़ें दिमाग में है, क्या कर सकते हैं।
3 साल बाद सबसे सच्ची श्रद्धांजलि उनको क्या होगी फिर? देखिए इस साल तो उनकी श्रद्धांजलि अच्छी मिल गई कि उनके श्रद्धांजलि पर ही एक दोषी छूट गया। सच्ची श्रद्धांजलि जब भी उनको मिलेगी जब उनके सारे मुजरिमों को फांसी हो जाएगी। उनका आखिरी वर्ड यही था कि उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। जब हमने कहा कि वो पकड़े गए बेटा, कहने की मम्मी सजा क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। ये शायद वो बयान में भी मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने पूछा था कि आप कैसा सजा चाहते हो, तो मैं तो नहीं थी लेकिन उन्होंने बताया कि बोली कि हाथ तो नहीं जुड़ पा रहा था लेकिन उसने हाथ उठाया, कहा कि मैडम उनको तो जिंदा जला देना चाहिए, आप उनको फांसी की सजा देना कि आगे किसी के साथ ऐसे ना कर पाए। आशा जी, अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बच्चे हैं आपके, आपकी भी ज़िंदगी है, बच्चों की ज़िंदगी है। आगे आने वाले वक्त कितना मुश्किल हो सकता है और होगा आपके लिए? देखिए अभी तो मुश्किल है, आगे समय बताएगा कि क्या मुश्किल आएगी, कैसे जिया जाएगा। वो तो समय के साथ आदमी जीता है, चलता है।